तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है पहले से ही, उसी को कंटिन्यू करेंगे। SN1 SN2 तक हमने पढ़ा दिया था और आप लोग ने, मैंने उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बना लिए होंगे। सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन उसमें से आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे फिर। ठीक, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप सीख पाओगे। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। SN1 SN2 कर लिया था, उसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत बोर्ड लेवल का है ये। कैसे याद रखना है, देखो हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्डिनरी लाइट, कोई भी हमारा लाइट सोर्स होता है, बल्ब वगैरह, वहाँ से जो लाइट निकल रही होती है ऑर्डिनरी लाइट होती है। उसमें जो लाइट का कंपोनेंट होता है वो सारी डायरेक्शंस में होता है। प्लेन पोलराइज लाइट में जो लाइट का कंपोनेंट होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लेन पोलराइज लाइट में। फिर ये प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे पास करते हैं, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको रोटेट करा देता है ना, अगर इसको रोटेट करा देता है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये रोटेट नहीं कराता तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यही हमको पता करना होता है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में, ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव का तो वैसे लंबा कंसेप्ट होता है, लेकिन बोर्ड और जेईई मेंस और नीट लेवल में इससे आपका काम चल जाएगा थोड़ा बहुत। और लेकिन वैसे तो ऑप्टिकली एक्टिव का अलग कंसेप्ट होता है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आपको कायरल वगैरह भी पता करना पड़ेगा, और कायरल के लिए आपको या तो मिरर इमेज बना के चेक करनी पड़ती है, या तो फिर आप कैसे चेक करते हो, या तो फिर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हो वहाँ पर, है ना। तो वो तरीके होते हैं। और बाकी जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वो तो थ्योरी वाला पार्ट है चैप्टर का, वो थोड़ा यहीं से आएगा, तो ये आप देख सकते हो। तो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा दे, वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो मैंने सारा कुछ लिख दिया है टाइम बचाने के लिए, आप लोग इसमें से देख के नोट्स बना सकते हो इजीली। ठीक, तो क्या कहते हैं हमारे पास, कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा देते हैं ना, रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है हमारा दो आइसोमेरिक फॉर्म में मिलता है। कितनी आइसोमेरिक फॉर्म में मिलता है, दो आइसोमेरिक फॉर्म में मिलता है। तो अब रोटेट करा रहा है, जब इस लाइट को रोटेट कराएगा तो वो राइट में भी करा सकता है और लेफ्ट में भी करा सकता है। दो डायरेक्शन में रोटेशन हो सकती है ना। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन की डायरेक्शन अगर राइट में है, मतलब क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है ये कंपाउंड, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करा रहा है तो वो लीवर रोटेटरी आइसोमर होगा। ठीक, तो दो फॉर्म में मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसके बेसिस पे ऑप्टिकल आइसोमर, ये हमारे पास दो आइसोमर होते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, वो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, राइट में रोटेट करा दे, उसे हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी या प्लस से, स्मॉल डी और प्लस से डिनोट करते हैं। आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट कर दे, लेफ्ट में कर दे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा दे, उसको हम क्या कहते हैं, लीवर रोटेटरी आइसोमर। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल या माइनस से डिनोट करते हैं। और कितना डिग्री रोटेट हुआ है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, कितना डिग्री का रोटेशन आया है, उस डिग्री को जो हमें बताता है, जो इंस्ट्रूमेंट बताता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पोलैरीमीटर। क्या नाम होता है इंस्ट्रूमेंट का, पोलैरीमीटर। तो ये आप कर सकते हो इस तरीके से। हमारे पास ये होता है, नोट्स बना दिए, पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ये डेक्स्ट्रो लीवो की डिफाइन याद कर लेना, ऑप्टिकल एक्टिव वगैरह। बाकी इसमें से थ्योरी कम आती है, अभी मैं इनैंशियोमर, रेसमिक मिक्सचर वो बताऊंगा, वो एग्जाम में डायरेक्ट आती है डिफाइन। ठीक है ना, इसमें तो आप ज्यादा याद नहीं रखना, समझ लेना और नोट्स बना लेना आपने। ठीक है, याद रखने वाला पार्ट होगा मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल क्या क्या बिल्कुल याद रखना है आपको। हाँ, ये आपको याद रखना, एसिमेट्रिक कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे जो चार ग्रुप लगे हैं वो चारों के चारों अलग होने चाहिए। ठीक है ना, सपोज ये कार्बन है, कार्बन से 1 2 3 4, यहाँ ए लगा है, यहाँ बी लगा है, सी लगा है, डी लगा है, चारों अलग अलग ग्रुप लगे। अगर किसी कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप अटैच है तो वो कार्बन कैसा होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। ठीक, जिस भी कंपाउंड में हमारे पास, जिस भी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, हमारे पास कायरल। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कायरल, पहले कायरल की डिफाइन पढ़ते हैं हम लोग। कायरल क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। जो ऑब्जेक्ट्स अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो क्या होते हैं, कायरल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मेरा राइट हैंड है, अगर यहाँ पे मिरर प्लेस करें तो इसकी मिरर इमेज लेफ्ट हैंड होगी। अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज कराएं तो ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं, नहीं सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। देखो अंगूठे बाहर आ गए ना हमारे, और ये लेंथ भी उंगलियों की अलग अलग है, छोटी पे बड़ी उंगली आ रही है, तो सुपर इम्पोज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनकी जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, वो क्या होते हैं हमारे पास, कायरल। ठीक,
और जैसे कि हमारे पास ये मेरा बटन है, बटन आप देखो गोल सा है ना, इसकी मिरर इमेज भी ऐसी आएगी, मिरर यहाँ रखोगे तो इन दोनों को ओवरलैप कराओगे आप तो गोल के ऊपर गोल ओवरलैप कर जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए, जो कंपाउंड होंगे हमारे पास ऑप्टिकली नहीं सॉरी एक कायरल होंगे, ठीक है ना। तो जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, कायरल, और जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, ए कायरल। ऐसे आप ध्यान रखना। फिर कायरलिटी का टेस्ट होता है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कायरलिटी का टेस्ट क्या है हमारे पास, कैसे पता लगता है कोई भी कंपाउंड कार्बन है कायरल है या नहीं। एक तो मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी कंपाउंड्स की बनाना, तो कई बार बच्चों से गलत हो जाती है। तो अगर आप मिरर इमेज नहीं बना पा रहे हो, देखो मैं आपको बहुत ईजी बता देता हूँ, आपको एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है। जिस भी कंपाउंड के अंदर अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन मिल गया तो वो कैसा होगा, हमेशा कायरल होगा। देखो कंपाउंड के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, वो कैसा होगा मेरा, हमेशा कायरल। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जिसके पास चारों ग्रुप अलग हो। तो जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होगा वो कायरल होगा, और जो कायरल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों में आपको बताना है कौन सा कायरल है कौन सा ए कायरल है। एग्जाम्पल 8 आपको मिल जाएगा। तो हमें ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे देखेंगे तो 1 2 3 4 चारों ग्रुप अलग है, तो ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास है कायरल, ठीक है ना। ये वाला देखेंगे अगर तो कैसा है हमारे पास, इस वाले पे इस कार्बन पे देखो 2 ग्रुप सेम हो गए, ये और ये है ना, चारों ग्रुप अलग नहीं है, 1 2 और ये 2 तो सेम हो गए, ठीक है ना। तो चारों ग्रुप आपके अलग होने चाहिए, चारों अलग नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, ए कायरल। सेम इन दोनों में देखेंगे, अगर इस वाले कार्बन पे फोकस करें तो एक ग्रुप ये दोनों अलग है, तीसरा ये पूरा, ये 3 अलग है, और चौथा ये पूरा, है ना। तो ये चारों ग्रुप अलग अलग है, ठीक। तो ये हमारे पास कैसा होगा, कायरल एसिमेट्रिक कार्बन है। लेकिन इसमें देखें तो इस वाले कार्बन को देखें तो एक ये, लेकिन एक है ये और एक है ये, दोनों तो सेम है। आप ध्यान से देखो, इसमें भी ये CH2 है और ये CH3 है, ये CH2 है और ये CH3 है, तो ये दोनों सेम है ना। तो 2 ग्रुप सेम हो गए, इसमें भी इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए। जब 2 ग्रुप सेम हो गए तो ये भी क्या होगा, ए कायरल, मतलब इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये भी कैसा होगा आपका, ए कायरल। तो यहाँ तक आप करेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। जब तक आप इसको नोट कर लो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, तो कुछ डिफाइंस हैं जो आती हैं एग्जाम में एज इट इज़, वो आपको याद रखनी होंगी। जैसे एनैंशियोमर, प्रीवियस बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा भी गया है काफ़ी बार। तो एनैंशियोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं वो क्या होते हैं, एनैंशियोमर्स होते हैं। रेसमिक मिक्सचर को हम कैसे डिनोट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रेसमिक मिक्सचर्स को प्लस माइनस या DL से डिनोट करते हैं। रेसमिक मिक्सचर की डिफाइन भी आई हुई है बोर्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की डिफाइंस। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ लर्निंग के लिए 2 डिफाइन आपको जरूरी है, एक एनैंशियोमर की और एक रेसमिक मिक्सचर की। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मतलब इक्वल मोल्स होंगे दोनों एनैंशियोमर के। अभी आपने देखे एनैंशियोमर 2 फॉर्म में होते हैं ना, एक डेक्स्ट्रोटेट्री और लिवोटेट्री। डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों के बराबर मोल होंगे। अगर डेक्स्ट्रो वाले के 10 मोल्स है तो लिवो वाले के भी 10 मोल होंगे। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनैंशियोमर्स इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। हम क्या कहते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनैंशियोमर को हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर हमारे पास ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर एक जो हमारे पास है, अगर डेक्स्ट्रो वाला है वो 10 डिग्री राइट रोटेट कर रहा है तो लिवो वाला 10 डिग्री लेफ्ट रोटेट कर देगा, है ना। तो ओवरऑल तो लाइट कहीं गई नहीं, वहीं पे रही, ठीक। तो डेक्स्ट्रोटेट्री अगर 10 डिग्री राइट रोटेट कर रहा है तो लिवोटेट्री भी है, वो 10 डिग्री वापस लेफ्ट ले आएगा, तो जहाँ पे थी वापस वहीं पे रह जाएगी। तो इसका मतलब है बिकॉज रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर, एक आइसोमर की रोटेशन दूसरे आइसोमर से कैंसिल हो जाती है ना। तो एक आइसोमर की रोटेशन दूसरे आइसोमर से कैंसिल हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से रेसमिक मिक्सचर आपको डिफाइन याद रखनी है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि अगर डेक्स्ट्रोटेट्री आइसोमर 10 डिग्री राइट रोटेट करेगा तो लिवो रोटेट्री वापस 10 डिग्री लेफ्ट रोटेट करा लेगा, तो अल्टीमेटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कोई रोटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास हाँ SN1 और SN2 आपने लास्ट क्लास पढ़ा था। SN2 में आपने देखा था क्या हो रहा था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था। SN2 में एक ही प्रोडक्ट बन रहा था और इन्वर्जन हो रहा था वहाँ पे। लेकिन SN1 में आपने देखा होगा दोनों हो रहा था, वहाँ पे इन्वर्जन भी हो रहा था, रिटेंशन भी हो रहा था। तो इन्वर्जन और रिटेंशन से, अगर इन्वर्जन से आपके पास डेक्स्ट्रोटेट्री आ रहा है तो रिटेंशन से आपको लिवो रोटेट्री आएगा, तो वहाँ पे दोनों फॉर्म आएंगे, डेक्स्ट्रो और लिवो। इसलिए वो जो आपका SN1 में जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। आवाज़ आ रही है, हाँ। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, स्टार्ट करते हुए।
तो SN1 में जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 मैकेनिज्म से पढ़ लिया। अब इनके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला एग्जांपल है रिएक्शन विद एक्वस क्यूवेच। देखो आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो जब भी आपको कोई अल्कोहल दिया हो, अल्कोहल से आपसे अल्कोहल को आपको क्या बनाना है, हेलोएल्केन बनाना है। अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, हेलोएल्केन। तो आप क्या करते हो, SOCl2 डाल देते हो। मैंने याद कराया था SOCl2 डालने से SO2 निकल जाता है, HCl निकल जाता है, OH की जगह वहां पे क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। तो उसका उल्टा है, वहां पे क्या होता था, Cl हटा के OH हटा के Cl लगता था, यहाँ पे Cl हटा के OH लग रहा है। देखो ठीक, तो एक्वस क्यूवेच के साथ रिएक्शन कैसी होती है हमारे पास, देखो एक्वस क्यूवेच जब हम डालेंगे तो K के साथ Cl बाहर हो जाएगा, K के साथ Cl निकल गया, अब बचा OH, जहां से Cl निकला वहां पे OH लग जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा यहाँ पर, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे छोड़ के आगे कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकती है, कन्वर्जन में तो यूज होता ही होता है, ठीक। कन्वर्जन, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई, ABCD, रोड मैप टाइप क्वेश्चन, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उन सब में रिएक्शंस यूज होने वाली है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप एल्काइल हैलाइड में एक्वस। अब ये प्रॉपर्टीज चल रही है, प्रॉपर्टीज का मतलब आप हेलोएल्केन लोगे, कोई भी हेलोएल्केन होगा मतलब कोई कार्बन की चेन होगी, उसके साथ एक हेलोजन जुड़ा होगा, वहां पे हेलोजन मतलब ClBrF कोई जुड़ा होगा, उसमें जब भी आप एक्वस क्यूवेच डालोगे K के साथ हेलोजन, KCl KBr वगैरह जो भी होगा वो बाहर हो जाएगा, और जहां पे ClBr लगा है वहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो आपको ये रिएक्शंस याद रखनी होगी, जब भी आप एक्वस क्यूवेच डालोगे Cl हटा के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। बट अगर आपको उल्टा करना है, OH हटा के Cl लगाना है, तो आप क्या करते थे, SOCl2 डालते थे प्रिपरेशन में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज कराता है बार बार, ठीक। सेकंड है हमारे पास रिएक्शन विद KCN एंड AgCN। ये सारी जितनी भी रिएक्शन 3-4 लिखाऊंगा सारे आपको याद रखने होंगे कि क्या डालेंगे और क्या बनेगा, रिएजेंट क्या डाला और प्रोडक्ट क्या बना, याद रखे बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पे इसमें क्या है, रिएक्शन विद KCN एंड AgCN। जब हम KCN के साथ रिएक्शन करेंगे, K के साथ Cl बाहर, जहां से Cl निकला वहां पे क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा, तो हमारे पे क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। AgCN के साथ डालेंगे, Ag के साथ Cl बाहर, जहां से Cl निकला वहां पे क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। CN लगना चाहिए लेकिन CN लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, NC लगेगा, ये ध्यान रखना। तो CN लगता है तो साइनाइड बनता है, NC लगता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो यही क्वेश्चन आता है कि जब हम KCN के साथ रिएक्शन कर रहे हैं साइनाइड बन रहा है, बट AgCN के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आइसोसाइनाइड बन रहा है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। तो अगर आपने नोटिस किया होगा साइनाइड का CN माइनस का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो CN माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे भी होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे भी होते हैं, ठीक। CN माइनस नाइट्रोजन पे माइनस होता है, ठीक है ना। तो CN माइनस का ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, CN माइनस का इस तरीके से। तो अब ये नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और ये कार्बन की तरफ से, दोनों तरफ से ये अटैक कर सकता है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कई बच्चे तो CN माइनस का स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते। CN नाइट्रोजन पे जनरली 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा समझा देता हूँ, जरूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी कभी कभी डाउट होता है। नाइट्रोजन के पास हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ले रखा है, तो नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 कार्बन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करा लिए, 2 अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे दिए, और हमारे पास अभी कितने बचे, एक लोन पेयर बचा है ना। तो नाइट्रोजन को देखो हमारे पास 6 और 2 8, नाइट्रोजन पे 8 है, कार्बन पे देखो तो 6 और 2 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक। तो अभी ये एक कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। CN माइनस दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, बट हमारे पास अटैक कहाँ से होता है, कार्बन साइड से होता है। हमारे पास प्रैक्टिस जब हम कराते हैं रिएक्शन को, तो अटैक कहाँ से होता है, बट इन प्रैक्टिस अटैक ऑकर्स थ्रू कार्बन साइड। हमारे पास अटैक कहाँ से होता है, कार्बन साइड से होता है। कार्बन साइड से क्यों होता है, बिकॉज जो CC बॉन्ड होता है, जब कार्बन की तरफ से अटैक करेगा तो CC बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, हमें पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो खींचेगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे, तो बॉन्ड वीक हो सकता है, ठीक है ना, तोड़ सकता है, लेके जा सकता है नाइट्रोजन, ठीक। लेकिन AgCN के केस में क्या होता है, AgCN के केस में भी अटैक फिर कार्बन की तरफ से होना चाहिए, हाँ होना तो चाहिए, लेकिन हमें पता है AgCN कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से इसके पास जो नाइट्रोजन होता है, देखो ओनली नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसके सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, नाइट्रोजन के। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ही बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं Ag के साथ, ठीक है ना। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पहले Ag लेके बैठा हुआ है, तो अटैक होना तो चाहिए था कार्बन साइड से, कार्बन कार्बन बॉन्ड बने, लेकिन कार्बन की तरफ से अटैक नहीं होगा, नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं, वो तो Ag लेके जा चुका है, ठीक। तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करवाना पड़ता है, ठीक है ना। जब कार्बन के पास
करवाना तो ये कार्बन की तरफ से जाता है, लेकिन इसके पास कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो तो Ag ले गया AgCN में, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है, तो अटैक कहाँ से होगा, नाइट्रोजन की तरफ से होगा, और नाइट्रोजन की तरफ से होगा तो आइसोसाइनाइड बनेंगे। ठीक, हमें क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। इस तरीके से रीजन है, रीजनिंग याद रखनी है आपको, ठीक है ना। 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, चाहे क्वेश्चन आपको मिले फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, रिएक्टेंट और रिएजेंट दे देगा, कंप्लीट द रिएक्शन दे सकता है, कन्वर्जन दे सकता है आपको, आइडेंटिफाई ABCD दे देता है, वो पूछता है, और रीजनिंग्स पूछता है। तो 3-4 रीजन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं लिख दूंगा, आप इस तरीके से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है ना। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट वर्ड यही पूछता है कभी कभी, डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसकी डिफाइन भी पूछता है, ठीक है ना। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की डिफाइन क्या होती है, जो दोनों तरफ से अटैक कर सके, जैसे मेरे 2 हाथ है, मैं दोनों हाथ से थप्पड़ मार सकता हूँ, इधर से भी इधर से भी, लेकिन एक टाइम पे कहाँ से मारूंगा, एक हाथ से मारूंगा, ठीक है ना। जो अटैक 2 तरफ से कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक तरफ से ही करेंगे, ठीक है ना। कार्बन की तरफ से भी कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से, बट एक टाइम पे एक तरफ से ही करेगा, कर दोनों तरफ से सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक तरफ से ही करेगा, तो उन्हें क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक, हाँ, दूसरा ये जो साइनाइड होते हैं काफी यूजफुल सिंथेटिक रिएजेंट है, इनको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस और अमाइड्स में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद बार बार याद रखना। देखो कभी भी ये केसीएन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, केसीएन वाली रिएक्शन होती है, ये क्या होती है, स्टेप अप रिएक्शन होती है। क्या होती है, स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन मींस क्या है, कार्बन बढ़ाएगी। कभी भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बढ़ाना हो, आप क्या कर दो, Cl लगाओ, Cl के बाद उसमें केसीएन डाल दो, केसीएन डालते ही कार्बन बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 कार्बन था और यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। ठीक, तो कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है Cn वाला पार्ट। ठीक, तो आप ध्यान रखना बिल्कुल, ये Cn वाला पार्ट है, इसमें जब हम 2H2H+ डालेंगे तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखना क्या होगा, हमारे पास NH3 बाहर हो जाएगा, हमारे पास H2O के 2 मॉलिक्यूल है ना, 4 हाइड्रोजन है, 2 2 4, N के साथ क्या बाहर हो जाएगा, NH3 बाहर हो जाएगा। इसमें क्या निकल जाएगा हमारे पास, ऐसे NH3 निकल जाएगा, ठीक है ना। एक N के साथ कितने हाइड्रोजन निकल गए, 3 हाइड्रोजन निकल गए। अभी भी 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बचा, देखना यहाँ से N निकल गया, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन लगा दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से आपको याद रखना होगा, तभी आप याद कर पाओगे। ठीक, यहाँ पे हमने जब 2 मॉलिक्यूल यूज किया, 2 का आधा यूज करेंगे, 1 मॉलिक्यूल वाटर का यूज करेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, H2O यूज कर रहे हैं। देखो हमारे पास क्या होना, इसके अंदर ये पूरा H2O इधर घुस जाएगा, C के साथ क्या घुस जाएगा हमारा, इसमें देखो O यहाँ पे चला गया और H यहाँ पे चले गए 2, है ना, तो CuNH2 बन गया। CuNH2 क्या होता है हमारे पास, ये अमाइड होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, अमाइड। जब CuNH2 ग्रुप जुड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अमाइड। फिर LiLH4 के साथ रिडक्शन कराया, LiLH4 के साथ रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएंगे, अमीन्स बन के आएंगे। इन्हें क्या कहते हैं, अमीन। देखना जरा कैसे हुआ ये, LiLH4 4 हाइड्रोजन, इसके बाद 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन दे सकता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 4 हाइड्रोजन दे सकता है। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, 2 और 2 4, तो हमारे पे क्या बन गया, अमाइड बन गया। तो कभी भी आपको साइनाइड कार्बन बढ़ाना है, KCN डाल दो, फिर KCN से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी जा सकते हो, आप अमाइड भी जा सकते हो, अमाइन भी जा सकते हो। KCN से आपको साइनाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो आपको क्या डालना होगा, 2H2H+। आपको अमाइड में जाना है तो H2H+ डालना होगा, और अगर आपको अमाइंस में जाना है तो आपको LiLH4 डालना होगा, रिडक्शन कराना होगा। ठीक, ये आप नोट करो, याद रखना है सारा आपको, ठीक है ना। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन इसी वाले पार्ट से होंगे जो आप करा रहा हूँ आज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है, जितना यहाँ से चालू किया ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफाइन आई हुई है बोर्ड में, ठीक है ना, पहले भी। ठीक, तो आप नोट करो, मैं आगे लिखता हूँ जब तक। हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। 1 मिनट, हाँ चालू करते हैं। तो 2 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। कौन कौन सी थी हमारे पास, एक रिएक्शन थी KCN वाली और एक रिएक्शन थी एक्वस QH वाली। ठीक, 2 रिएक्शंस हो रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक में, आपको 4 याद रखनी है। एक तो आपको KCN डालते हैं जब एल्काइल लाइड में तो क्या बनता है, और एक था हमारे पास एक्वस QH डालते हैं तब क्या बनता है। अब हमारे पास AgNO2। देखो कभी भी आपको Cl हटा के NO2 लगाना हो, आप क्या डाल दो, AgNO2 डाल दो, ये ध्यान रखना। कभी भी आपको क्या लगाना है, Cl हटा के NO2 लगा, Cl की जगह क्या लगाना है, NO2 लगाना है, तो आप क्या कर दो, AgNO2 डाल दो। होगा क्या, Ag के साथ Cl बाहर हो जाएगा, जहां पे से Cl निकला है वहां पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। ठीक, कन्वर्जन में यूज होगी, बहुत ज्यादा यूज होगी। अगेन बता रहा हूँ, याद रखना पड़ेगा। आप एक बार सारी रिएक्शंस याद करो, उसके बाद देखो आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते। एकदम आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का, इंटेक्स्ट का, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका ना बने। बस आप ये रिएक्शंस याद रखना, ऑर्गेनिक है, याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे काम नहीं चलने वाला है। ठीक, क्या डाला और क्या बना, ये याद रखना ही पड़ेगा।
अगली बार KNO2 डालेंगे तो फिर वही होना चाहिए, K के साथ Cl निकलेगा, NO2 लगना चाहिए, लेकिन जैसे पीछे देखा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास KNO2 डालेंगे तो NO2 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ONO लगेगा। इसका रीजन भी वही है, NO2 माइनस भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। NO2 माइनस का कोई नहीं पूछने वाला आपसे रीजन, पूछ भी ले तो बता देना, NO2 माइनस भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, ठीक। बाकी कोई पूछेगा नहीं, ये याद रह जाना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहे, ये यूज होता है, ठीक है ना। Cl अटैक NO2 लगाना है, ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक। फिर रिएक्शन विद सोडियम एसिटिलाइड, रिएक्शन विद सोडियम एसिटिलाइड क्या होता है, हमारे पास ये वाला कंपाउंड होता है सोडियम एसिटिलाइड, ठीक। इसमें क्या करते हैं, देखो आपको साफ दिख रहा है, कोई भी आपके पास अल्काइल लाइड होगा, उसके सामने अल्काइल लाइड में हैलोजन तो होगा ही, Na के साथ Cl या Br जो भी है उसको बाहर कर देना, जो बचा हुआ उसको जोड़ दो, देखो CH3 के साथ C जोड़ा और ट्रिपल बॉन्ड से CH जुड़ा, ठीक। अगेन फिर से क्या हुआ, हमारे पास Na के साथ Br बाहर हो गया, देखना बाकी का पार्ट जुड़ जाएगा, CH3 ये रहा, ये C ये रहा, ये ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3, ठीक। तो ये हमारे को हायर अल्काइन देता है। देखो हमारे पास अल्काइन कितने कार्बन का आ गया, हमारे पास 1 कार्बन का, रिएक्टेंट था, हमें प्रोडक्ट कितने कार्बन का मिला, 3 कार्बन का, रिएक्टेंट 1 कार्बन का था, हमें कितने कार्बन का मिला प्रोडक्ट, 4 कार्बन का। तो ये वाली रिएक्शन भी अगेन क्या है, स्टेप अप रिएक्शन है। क्या है ये भी, जो भी रिएक्शन में जो भी रिएजेंट रिएक्शन में क्या करे, कार्बन बढ़ा दे, ठीक है ना, तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगी, स्टेप अप रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन बढ़ रहे हैं हमारे पास, ठीक। हमें किसी भी रिएक्शन में कार्बन बढ़ाने हैं तो एक KCN वाली रिएक्शन हम सोच सकते हैं, या एसिटिलाइड वाली भी हम सोच सकते हैं, सोडियम एसिटिलाइड वाली, ठीक। होगा क्या, ये रिएजेंट लिखना है आपको, Na के साथ हैलाइड हैलोजन बाहर करना है, NaCl या NaX NaBr जो भी है वो बाहर कर दो, बाकी को जोड़ दो, ऐसे बन रहा है बस, ठीक। ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गई। ये 4 रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी इसके अंदर, ठीक है। क्या सब में हमने रिएक्टेंट तो हेलोएल्केन ही लिया, उसमें क्या डाला और क्या बना, ठीक। बाई प्रोडक्ट मैं तो बाई प्रोडक्ट याद रखता हूँ और ये अपने आप बन जाता है, तो ऐसे ही आप भी याद रख सकते हो। अदरवाइज बाई प्रोडक्ट ना याद रखना चाहो, बिल्कुल एज इट इज रटना चाहो तो रट लो। मैं तो ऐसे निकालता हूँ, पहले इनको निकालता हूँ तो बाद में ये अपने आप बन के दिखता है मुझे कि ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं निकालता हूँ चीज़ों को, फिर देखता हूँ कि बन क्या रहा है, ठीक। आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इसमें ये डाला ये बन गया, फिर वो रटना हो जाएगा और थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, वो भूल जाओगे आप फिर, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट हमने बताया था, इसमें 4 तरह की रिएक्शन पढ़नी है हमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, रिडक्शन और एक रिएक्शन और थी रिएक्शन विद मेटल, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ, है ना। तो एक हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरी हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन में हम बच जाएंगे क्योंकि हमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ना। जैसे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म पढ़ना था ना, SN1 SN2, इसमें भी होता है E1 E2 E1C भी 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन हमको अभी इस लेवल पे वो मैकेनिज्म नहीं पढ़ने, हमको सिर्फ रिएक्शंस पढ़नी है। ऐसे हम यहाँ डायरेक्ट आ गए ना, हमने पहले मैकेनिज्म पढ़ा फिर रिएक्शन पढ़ी, इसमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, डायरेक्ट रिएक्शन पढ़नी है। 1-2 रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो रिएक्शन विद एल्कोहलिक क्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार लगा लो, रीजनिंग भी बनती है और इसमें रीजनिंग में भी कराऊंगा। और आपका आइडेंटिफाई ABCD वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक क्वेज रिएजेंट यूज़ करता है, ठीक है ना। एल्कोहलिक क्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, कन्वर्जन में भी हम बार बार यूज करेंगे। तो एल्कोहलिक क्यूएच आपने याद करो, एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करी थी तो क्या हुआ था, OH की जगह Cl लग गया था, ठीक है ना। तो आपका OH की जगह Cl की जगह OH लग गया था, Cl हट के OH लग गया था। तो जब आप एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको मिलता है अल्कोहल, लेकिन जब आप एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको मिलता है एल्कीन। एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। हुआ कैसे देखना, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करते K के साथ Cl बाहर, ये देखो K है, K के साथ क्या बाहर हो जाएगा, Cl बाहर हो जाएगा, K के साथ Cl बाहर। OH को क्या चाहिए, OH को H+ चाहिए, OH को क्या चाहिए, H+। ये H+ कहाँ से निकालेगा, देखो इसको H+ ये कहाँ से निकालेगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होता है, उसका नेक्स्ट कौन सा होता है, बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन से निकालेगा, ये हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, बीटा कार्बन से। बीटा से निकालेगा तो OH H मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे से एक H निकल गया तो CH2 बचा, और यहाँ पे से CH2 बचा, Cl निकल गया, तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तभी हमारे पास 4 बॉन्ड पूरे हो पाएंगे, ठीक। K Cl निकाल लेगा, OH को H चाहिए, H कहाँ से निकालेगा, बीटा कार्बन से निकालेगा, फिर वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। ये होगा हमारे पास एल्कोहलिक क्यूएच। जबकि एल्कोहलिक क्यूएच की रिएक्शन हम हेलोएल्केन से कराएंगे तो हमको एल्कीन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एल्काइल लाइड की रिएक्शन जब आप एल्कोहलिक क्यूएच से करा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है। मेजर प्रोडक्ट आपका क्या है, एल्कीन है। इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ HX। इस रिएक्शन में पूरा आपका HX निकला है। इस मॉलिक्यूल से अगर आप देखोगे तो एक Cl निकला है और एक H निकला है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, HX कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, HX निकला है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन निकला है, एक हेलोजन निकला है। आपका क्या निकला है, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन, और डी मतलब रिमूवल। इसमें से क्या निकला है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकला है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक। इस रिएक्शन में अभी आपने देखा हेलोजन कहाँ से निकला है, हाइड्रोजन कहाँ से निकला, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। हाइड्रोजन कहाँ से निकला है, आपका बीटा कार्बन से निकला है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं।
अगर इस रिएक्शन में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन, हाँ अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक। तो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है तो वहां पे बनेंगे, लेकिन जब भी आप ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो वहां बनेंगे दोनों प्रोडक्ट, लेकिन एक वहां पे ज्यादा अमाउंट में बनेगा, एक हमेशा कम अमाउंट में बनेगा। एक होगा जो 95, 97, 90, 92% तक बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, मेजर प्रोडक्ट, और जो 2, 4, 5% बनेगा, 10% बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, माइनर प्रोडक्ट। तो हमको मेजर वाला ही लिखना होता है एग्जाम में, मेजर वाला आपने लिख दिया, माइनर लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, मेजर प्रोडक्ट आपको छांटना है। तो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो बनेंगे, बट उनमें से एक मेजर होगा एक माइनर होगा, हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना होगा। और मेजर प्रोडक्ट हम किससे सिलेक्ट करेंगे, मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय सेट-जेफ रूल। किससे डिसाइड करेंगे, सेट-जेफ रूल से डिसाइड करेंगे। सेट-जेफ रूल क्या कहता है, सेट-जेफ रूल आप याद रखो ना रखो, मैं दो तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता दूंगा, रूल कोई नहीं पूछ रहा आपसे। तो क्या कहता है रूल, लेकिन आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, आंसर बनाना आना चाहिए इसका, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। देखना जरा कैसे, जैसे ये हमने रिएक्शन लिया इस बार CH3 CH2 CH Cl है इसमें, तो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में हम एल्कोहलिक गैस डाल रहे हैं, हमको पता है एल्कीन बनेगा। देखना जरा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा है, उसका नेक्स्ट बीटा है, उसका नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट ये भी तो है, तो यहाँ पे दो बीटा कार्बन अवेलेबल है, एक बीटा ये है और एक बीटा ये है। जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन अवेलेबल होंगे तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। बनाएंगे, होगा क्या, देखो जैसे हमने सिखाया कि के साथ Cl बार OH को H चाहिए, अब H कहाँ से निकाले, दो बीटा है, दोनों तरफ से निकालेगा, यहाँ से भी निकालेगा, यहाँ से भी निकालेगा, दोनों से निकाल के दिखाते हैं। जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो ध्यान देना क्या बनेगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH3, यहाँ से H निकाल लिया CH बन जाएगा, यहाँ पे CH रहेगा, Cl चला गया तो क्या है CH3 है, सिर्फ CH3 जोड़ दो, वैलेंसी को पूरा करने के लिए बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो देखना क्या बनेगा, यहाँ से निकालोगे CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, ये वाले कार्बन पे देखो तो CH है, CH एज इट इज, यहाँ से Cl निकल गया, अब इस वाले से निकालना है, जब यहाँ से H निकालोगे तो CH2 बचेगा ना, देखो CH2 बचा हुआ है, और जब वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। तो आपके पास दो एल्कीन बन के आएंगे, लेकिन मेजर और माइनर आपको सेलेक्ट करना है। तो मेजर माइनर कैसे सेलेक्ट करोगे, एक तरीका तो ये आप सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग करो। सेट-जेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे चेक करते हैं, इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, देखो मैंने बना दिया, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, देखो मैंने दोनों जोड़ दिए, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से भी एक CH3, देखना है एक CH3 जोड़ दिया मैंने, ठीक। और हमको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के अलावा जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, तो दो ग्रुप है ना, तो इसके अंदर दो सब्स्टिट्यूशन है, तो ये कैसा होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। ये क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसको जरा ओपन करते हैं, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, देखना मैंने इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, दोनों जोड़ दिए, इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक पूरा ग्रुप जोड़ दिया। हाइड्रोजन के अलावा जो भी कुछ होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है, ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन के अलावा एक ही ग्रुप है इसके अंदर ये, तो ये कैसा हो गया आपका, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और हम क्या जानते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ये किससे बना था, इससे बनाया ना, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। आप ऐसे छांट सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं छांटना, ये तो पूरा रूल है, अगर आप ऐसे नहीं छांटना चाहते हो तो बहुत ईजी है, और एक आसान तरीका बता देता हूँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो तो हाइड्रोजन हमेशा वहां से निकलेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन हमेशा वहां से निकलेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो। नोट करके लिखना है, H वहां से निकलेगा जहां H कम हो, ठीक है ना, ये आप ध्यान करके लिख सकते हो। वहां से निकालो जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, दो थे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, तीन थे, तो यहाँ से निकालोगे तो आपका क्या बनेगा, ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट बनेगा। वहां से निकालो जहां से कम है, देखो यहीं से आपने निकाला ना तो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, इसी वाले से मेजर बना था ना, तो हमेशा वहां से निकाल दो जहां पे हाइड्रोजन आपका कम है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। बस इस तरीके से आप कर लेना है इसको, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप नोट करो, याद करने की कोशिश करो, याद करे बिना अगर नहीं चलेगा, इसको आप रटने मत बैठना, ये थोड़ा आपके नोट्स बनाने के लिए दिया है मैंने, ताकि आप पढ़ के समझ सको क्या क्या चल रहा है इसके अंदर। आपको रिएक्शन याद रखनी है और हो क्या रहा है ये समझना है, बिल्कुल अंधाधुंध रट्टा नहीं है, समझ के याद रखना है आपको क्या डाला और क्या बना और कैसे बनाया आपने, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करो, मैं आगे बताता हूँ जब तक, ठीक। हाँ जी, तो स्टेटमेंट एक रीजन था, ये रीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेना, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसे कि मैंने बताया रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपने देखा कि जब आप एल्कोहलिक क्यूएच और एक्वस क्यूएच, एल्काइल हैलाइड की जब एक्वस क्यूएच से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है आपके पास, एल्कोहल बनता है, और जब आप एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन कराते हो तो आपके पास एल्कीन बनता है। यही पूछ रहा है आपसे, जब आप किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप कराते हो
एल्काइल लाइट की रिएक्शन जब आप एक्वस क्यूएच से कराते हो तो आपके पास अल्कोहल बनता है, लेकिन जब आप एल्कोहलिक क्यूएच से कराते हो तो आपके पास एल्कीन्स बनता है। यही पूछ रहा है ऐसा क्यों, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है हमारे पास, देखना जो हमारे पास एक्वस क्यूएच है, एक्वस क्यूएच को जब हम इसमें एक्वस क्यूएच वाटर की प्रेजेंस में, एक्वस का मतलब क्या होता है वाटर, वाटर है, वाटर की प्रेजेंस में इसमें K प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे OH माइनस जो है K, तो OH माइनस आयन जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। OH माइनस क्या हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी टेंडेंसी होती है, बेस की टेंडेंसी होती है H प्लस को निकालने की। तो ये क्या करता है, H प्लस निकाल लेता है। H प्लस इसको कहाँ से मिल जाता है, इसको निकालना नहीं पड़ता, इसको H प्लस एक्वस क्यूएच के केस में वाटर से मिल जाते हैं। कहाँ से मिल जाते हैं, H प्लस कम्स फ्रॉम वाटर। एक्वस क्यूएच के केस में इसको H प्लस, बेस को OH माइनस है उसको H प्लस चाहिए, H प्लस एक्वस क्यूएच के केस में वाटर से मिल जाते हैं। लेकिन जब हमारा अल्कोहलिक क्यूएच आता है तो अल्कोहलिक क्यूएच के केस में हमारे पास जो H प्लस है वो अल्कोहल से नहीं मिल पाते, H प्लस डज नॉट कम फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से नहीं मिल पाते, इसलिए फिर इसको कहां से निकालना पड़ता है, बीटा कार्बन से निकालना पड़ता है। इसलिए इसको कहां से निकालना पड़ता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना पड़ता है। जब बीटा कार्बन से निकालता है तो आपने देखा था Cl निकलता है, उसका नेक्स्ट बीटा होता है, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है और फिर आपको क्या मिलता है, एल्कीन। वैलेंसी को पूरा करने के लिए वहां पे डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये रीजन है, ये आपको याद रखना, ये भी एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गए, रिडक्शन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गए। अब हमको दो रिएक्शंस और पढ़ने, एक रिडक्शन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। तो रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसकी आप H2 से रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। निकल प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट है तो H के साथ क्या होगा, एक Cl बार, एक H के साथ एक Cl बार हो जाएगा, HCl निकल गया। जहाँ पे Cl निकला वहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा और वैलेंसी पहले सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हमारे पे क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। मतलब आप अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो रिडक्शन करा के। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, दो मेटल के साथ रिएक्शन पढ़नी है, एक सोडियम के साथ और एक मैग्नीशियम के साथ। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम हमारा Na होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। ये भी अगेन स्टेप अप रिएक्शन है, ये भी कार्बन बढ़ाती है, स्टेप अप रिएक्शन। लेकिन ये क्या करती है, कार्बन डबल कर देती है। अगर आपके पास रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन मिलेंगे आपको, 4 कार्बन मिलेंगे। ये क्या करेगी, आपके कार्बन को डबल कर देती है। तो सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम है, सोडियम में हमारे पास क्या होता है, वुड्स रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी आ जाती है। तो कुछ नहीं करना आपको, कोई भी आपके पास अल्काइल हैलाइड है उसको, उसमें क्या ऐड करना है, 2Na ऐड करना है, फिर उसी अल्काइल हैलाइड को उल्टा करके लिखना है। देखना मैंने उल्टा करके लिखा है, Cl को यहाँ लिखा है, फिर CH2 बीच में था, CH3 उस तरफ चला गया। ये अल्काइल हैलाइड देगा आपको, 2Na लिखना है, फिर इसी को उल्टा करके लिखना है। फिर आपको क्या निकाल देना है, 2NaCl बाहर कर देना है। क्या कर देना है, 2NaCl बाहर कर देना है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको जोड़ देना है। देखना क्या बचा, CH3 CH2 और यहाँ से क्या बचा, CH2 CH3। देखो दोनों को जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के थ्रू, हमको क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। और हमारे पास रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो कार्बन एटम को डबल करने के लिए यूज होता है ये, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। सोडियम के साथ पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम के साथ पढ़ना है। अल्काइल हैलाइड जब भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे पास आगे की 12th के बाद की बातें होती है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। इसको ये हम किसे कहते हैं, RMGX। RMGX हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। इनको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन भी बोलते हैं। 12th के बाद इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, अभी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, ये ध्यान रखना है आपको बस। तो जब भी मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपके पास, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक। RMGX इसका शॉर्ट में फॉर्मूला होता है। देखो कैसे रिएक्शन होती है, कोई भी अल्काइल हैलाइड मतलब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, Mg के साथ रिएक्शन कराओगे, Mg जाके बीच में लग जाएगा, दैट्स इट, CH3 CH2 MgCl इस तरीके से जुड़ जाएगा। फिर RMGX में आपको साइंस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो हैलोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मेटल से, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। यहाँ पे R ग्रुप में कार्बन की चेन होती है, कार्बन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेटल से, तो कार्बन पे भी कैसा साइन आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो हैलोजन और कार्बन दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इनको भी हम आगे के चैप्टर्स में यूज करेंगे, ठीक है ना। साइन आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे सीख पाओगे, ठीक। प्लस को माइनस से जोड़ो, माइनस को प्लस से जोड़ो, माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं ना बेसिक, तो वो सब चीजें हम यूज करेंगे। फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट हमको पता हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, इतने रिएक्टिव है कि पानी से भी रिएक्ट कर सकते हैं, इनको पानी से दूर रखना होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि इनको एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों स्टोर करते हैं। तो ये कैसे कंपाउंड है हमारे पास, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं हमारे पास, वाटर से रिएक्ट करके देखो कैसे रिएक्शन करते हो मैं बताया, तो वाटर से रिएक्शन करके आपके पास हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक। तो आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट लिखा है, लेकिन बट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनको वाटर से दूर रखना होता है। देखना रिएक्शन कैसे होती है वाटर के साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है भाई, आगे बहुत यूज होती है वाली रिएक्शन भी, ठीक है ना। ये रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट की वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट की वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, आपको यह ध्यान रखना है MgOH बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है, MgOH, ये कंपाउंड आपको बाहर निकालना है, ठीक है ना। X मीन्स हैलोजन होगा कोई भी, देखना जरा Mg यहाँ पे है,
OH वाटर से आ जाएगा, MgOH और ये Cl, MgOH Cl बाहर कर दिया मैंने। MgOH Cl जब यहाँ से वाटर में एक H होता है एक OH होता है, अब आप OH तो निकाल चुके हो, बचा H, जहाँ से Mg और Cl निकला वहाँ पे क्या लग जाएगा, H जाके लग जाएगा, देखना CH3 और फिर एक H और जोड़ दो, CH3 हो जाएगा ना, CH3 सिंगल बॉन्ड से उड़ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ग्रिग्नार्ड जेट की वाटर से रिएक्शन हो MgOH X बाहर निकाल देना, बाकी का बचा हुआ पार्ट आप जोड़ देना, ठीक, इतना आप लोग नोट करो, फिर मैं जब तक आगे बताता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कंप्लीट द रिएक्शन के तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, देखना कैसे करना है। फिर से अगेन NaOH दे दिया, NaOH आपको होगा सर आपने तो पढ़ाया नहीं भाई, KOH और NaOH सेम होता है, तो KOH मैंने दो पढ़ाया, एक एक्वस KOH एक एल्कोहलिक KOH, तो NaOH वही काम करेगा जो KOH करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, वाटर का मतलब एक्वस KOH में अगर आपको याद था तो क्या होता था, OH लग जाता था Cl हटा के, है ना, तो यहाँ पे Br है, Br की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, Na के साथ हमारा Br बाहर हो जाता था इसके अंदर, और क्या लग जाता था, OH लग जाएगा ना, CH3 CH, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH और CH2 CH3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आपका KCN वाली रिएक्शन है, KCN में आपको साफ साफ पता है कि K के साथ Br बाहर होना है और CN लग जाता है ना, जहाँ से आपका Br निकला है वहाँ पे क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन एक दो मैं करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर ये 19वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन पूरे कन्वर्जन के हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हो, बस आपको रिएक्शन से याद हो, देखना कितने आराम से करोगे अभी आप। इथेनॉल से ब्यूटानाइन, इथेनॉल आपका 2 कार्बन का होता है, ब्यूटानाइन 4 कार्बन का होता है, देखना जरा पहले रिएक्टेंट बना लो क्या है। इथेनॉल ये होता है CH3 CH2 OH, और ब्यूटानाइन आपका क्या होता है, ब्यूटानाइन CH3 4 कार्बन है ना, ब्यूटानाइन 4 कार्बन आप लगा दो, 1 2 3 4, ठीक, पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड ब्यूटानाइन, अब हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर दो, इसका एक बॉन्ड है तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन बनाएगा, 2 बॉन्ड बन गए मतलब 2 हाइड्रोजन बनाएगा, चारों बन गए कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 बना इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, देखना इसमें क्या चेंज है, एक तो आपका OH हट रहा है, 2 कार्बन बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है 4 हो रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन डबल कर सकते हो आप, वुड्स रिएक्शन यूज कर सकते हो, बट फिर उससे सिंगल बॉन्ड आएगा। लेकिन अगर याद करो एक मैंने सोडियम एसिटिलाइड वाली रिएक्शन बताई थी, इसमें कार्बन भी बढ़ते थे तो ट्रिपल बॉन्ड भी आता था, ठीक है ना, तो वो मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ, लेकिन वो यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता था, Cl के साथ रिएक्शन होती थी, तो पहले मुझे OH को किस में कन्वर्ट करना होगा, OH से Cl बनाना होगा। OH हटा के Cl लगाने के लिए याद करो मैंने क्या बताया था, SOCl2 डाल दो, है ना, कभी भी आपको OH हटा के Cl लगाना है, SOCl2 डाल दो, Cl हटा के OH लगाना है, यहाँ पे Br या Cl है उसकी जगह OH लगाना है, तो एक्वस KOH या एक्वस NaOH डाल दो, है ना, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे का ध्यान रखना। तो SOCl2 डालोगे आपका क्या होगा, CH3, यहाँ पे SO2 बाहर होगा, HCl बाहर होगा, और CH3 CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा आपके पास, और फिर इसके साथ रिएक्शन करा दो सोडियम एसिटाइड की, सोडियम एसिटाइड याद होगा इस तरीके से कंपाउंड लिया था मैंने, Na के साथ Cl बाहर कर दो, Na के साथ Cl बाहर कर दो, बाकी का जोड़ना जरा क्या बनेगा, CH3 CH2 यहाँ से C और CH, ये सिंगल बॉन्ड से उड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, देखना क्या ये जो हमें चाहिए था वही बन गया, ये तो वही बन गया, ये तो चाहिए था। इस तरीके से अगर आपको रिएक्शन याद हो, मैंने कोई अलग से रिएक्शन यूज नहीं करी, जो आपको पढ़ाई है वही यूज करिए, कोई अलग रिएक्शन आपकी बुक में यूज होगी भी नहीं, सारी रिएक्शन कवर कर रखी है, ठीक है। इनको याद करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पर यूज करनी है, ठीक। इथेनॉल का प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, इथेनॉल हमारे पास ये होता है CH3 CH2 OH, प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3, नाइट्राइल मतलब एक CN है, आप वैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पे 3 लग जाएंगे और यहाँ पे 2 लग जाएंगे, सीधी सी बात है। हमें एक कार्बन बढ़ाना है, CN लगाना है तो KCN करना होता है, लेकिन KCN किस में होता है, Cl में होता है। अगेन पहले इससे Cl बना लो, Cl बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, SOCl2 डाल दो, Cl लग जाएगा, ठीक है ना। फिर CN लगाना है, आप क्या कर दो, KCN डाल दो, जब KCN डालोगे K के साथ क्या होगा, K के साथ Cl बाहर हो जाएगा, और आपका जहाँ से Cl निकला है वहाँ पे CN लग जाएगा, और ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको सारे कन्वर्जन करने हैं। ये कुछ क्वेश्चन है होमवर्क में आप कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं होता आप मुझे बता देना, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा और कर लेंगे इसको, ठीक। यहाँ तक आज रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। चैप्टर आपका हेलो एल्केन्स खत्म है, हेलो एल्केन्स अब आपका फाइनली ओवर हो चुका है, हेलो एल्केन्स छोटा सा पार्ट है बहुत, वो करा देंगे, चैप्टर खत्म आपका, ठीक। आप सभी को मेरा धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।